गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 ऊष्म गति का यानी थर्मोडायनेमिक्स का भाग 7। अभी तक हम इसके 6 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 7वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे डेल्टा यू एवं डेल्टा एच का मापन कैलोरीमीटर, जो कि आपकी पुस्तक में 5.3 पर दिया हुआ है। उसके बाद हम उदाहरण नंबर 5.6 और अंततः हम अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा आर एच अभिक्रिया एंथैल्पी पर चर्चा करेंगे, जो आपकी पुस्तक में 5.4 पर दिया हुआ है। तो इन सभी को एक बार पुस्तक से देख लीजिएगा। बाकी हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। हम्म तो का डेल्टा यू का मापन रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा का मापन बम कैलोरीमीटर में किया जाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए जब आयतन स्थिर होता है तब अवशोषित ऊष्मा का जो मापन है वह बम कैलोरीमीटर या फिर बम कैलोरीमीटर के द्वारा किया जाता है। यहाँ एक स्टील का पात्र जल में डुबोया जाता है। ठीक है, स्टील का पात्र क्या है? बम कैलोरीमीटर है। ठीक है, यहाँ एक स्टील का पात्र जल में डुबोया जाता है ना। तो ये रहा जल, है ना। और ये रहा, ये पूरा क्या है? ये है बम कैलोरीमीटर। ठीक है, अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा जल को अंतरित हो जाती है, जल के अंतरित हो जाती है। उसके बाद जल का ताप ज्ञात कर लिया जाता है। चूंकि बम कैलोरीमीटर पूर्णतः बंद है, अतः इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता और कोई कार्य नहीं किया जाता। ठीक है, जो अभिक्रिया में जो उत्पन्न ऊष्मा है वह जल के अंदर भीतर चली जाती है। उसके बाद जो जल का ताप है उसे ज्ञात कर लिया जाता है। क्योंकि जो कैलोरीमीटर है वह पूरी तरीके से बंद है और इसका जो आयतन है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आता है और ना ही कोई कार्य किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि जो गैसों से संबंधित रासायनिक अभिक्रिया हैं उनमें भी कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि जो डेल्टा वी है वो कितना? शून्य होता है। ठीक है, फिर समीकरण 5.11 की सहायता से कैलोरीमीटर की ऊष्म धारिता ज्ञात होने पर ताप परिवर्तन को क्यूबी में परिवर्तित कर लिया जाता है। ठीक है, ये देखो, ये है पूरा बम कैलोरीमीटर। ये रहा हमारा सैंपल प्रतिदर्श दाब सहित। यहाँ देखो, यहाँ से ऑक्सीजन का प्रवेश होता है। ये रहा जल। ठीक है, ये थर्मोमीटर है और ताप को नापने के लिए। ये फायरिंग लीड है और ये है विलाटक। ठीक है, और ये रहा पूरा बम। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलो, तो अभी हमने डेल्टा यू का मापन देखा। अब हम डेल्टा एच का मापन देखेंगे। स्थिर दाब सामान्यतः वायुमंडलीय दाब पर ऊष्मा परिवर्तन में दर्शाए गए कैलोरीमीटर द्वारा मापा जा सकता है। ठीक है, अभी हमने स्थिर आयतन देखा था। अब जब स्थिर दाब हो, स्थिर दाब मतलब जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहे, जो दाब रहे वह स्थिर हो। सामान्यतः जो कि वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसमें जो ऊष्मा परिवर्तन है उसे हम इस कैलोरीमीटर द्वारा नापते हैं, है ना, मापते हैं। पहले वाले में जब डेल्टा यू को मापना था तो हम बम कैलोरीमीटर का प्रयोग करते थे, लेकिन जब हमें डेल्टा एच का मापन करना है तो हम इस कैलोरीमीटर का उपयोग करेंगे। ये रहा थर्मोमीटर, ये है फोम युक्त पॉलीस्टायरन कप और ये अभिक्रिया मिश्रण। ठीक है, तो हम जानते हैं कि डेल्टा एच क्यूपी के बराबर होता है कब? स्थिर दाब पर डेल्टा एच इक्वल्स टू क्यूपी। अतः स्थिर दाब पर उत्सर्जित अथवा अवशोषित ऊष्मा क्यूपी अभिक्रिय ऊष्मा अथवा अभिक्रिय एंथैल्पी डेल्टा आर एच कहलाती है। ठीक है, मतलब जो स्थिर दाब पर है, जब दाब स्थिर हो तब क्यूपी डेल्टा आर एच कहलाती है। ठीक है, स्थिर दाब पर उत्सर्जित अथवा अवशोषित ऊष्मा क्यूपी अभिक्रिय ऊष्मा अथवा अभिक्रिय एंथैल्पी डेल्टा आर एच कहलाती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो हम देखेंगे उदाहरण नंबर 5.6। निम्नलिखित समीकरण के अनुसार 1 ग्राम ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की अधिकता में 1 एटीएम दाब एवं 298 केल्विन पर बम कैलोरीमीटर में दहन करवाया जाता है। ठीक है, ये जो समीकरण दिख रहा है, C+O2 गिव्स CO2, है ना। C क्या है? ग्रेफाइट है और O2 क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, और इससे हमें CO2 हो रहा है, तो समीकरण मिल रहा है। तो समीकरण क्या है? C+O2 गिव्स CO2। ठीक है, तो निम्नलिखित समीकरण के अनुसार जब हम 1 ग्राम ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की अधिकता में उसका दहन कराएंगे, कब? जब दाब 1 एटीएम होगा और ताप 298 केल्विन होगा। ठीक है, अभिक्रिया के दौरान जो ताप है वह 298 केल्विन से 299 केल्विन तक बढ़ता है। ठीक है, अभिक्रिया के दौरान
जो ताप है वह 1 डिग्री या 1 केल्विन से बढ़ जाता है। यदि बम कैलोरीमीटर की ऊष्म धारिता 20.7 किलोजूल पर केल्विन हो तो उपरोक्त अभिक्रिया के लिए 1 एटीएम दाब एवं 298 केल्विन पर एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, तो प्रश्न बिल्कुल सीधा सीधा सा है। ये हमें समीकरण दिया हुआ है। इसमें जब हम 1 ग्राम ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की अधिकता में दहन करवाते हैं, है ना, तो जो उसका ताप है वह 298 केल्विन से 299 केल्विन तक बढ़ता है। और यदि जो बम कैलोरीमीटर की ऊष्म धारिता है वह 20.7 किलोजूल पर केल्विन है, तो उपरोक्त अभिक्रिया के लिए, इस अभिक्रिया के लिए हमें 1 एटीएम दाब एवं 298 केल्विन पर एंथैल्पी परिवर्तन बताना है। ठीक है, तो देखो हल देखते हैं। माना अभिक्रिया से प्राप्त ऊष्मा Q एवं कैलोरीमीटर की ऊष्म धारिता CV है। ठीक है, हमने माना कि जो अभिक्रिया से प्राप्त ऊष्मा है, ऊर्जा जो ऊष्मा है उसे हमने Q बोला, और कैलोरीमीटर की जो ऊष्म धारिता है वह CV है। तब कैलोरीमीटर द्वारा अवशोषित ऊष्मा Q इक्वल्स टू CV गुणा डेल्टा T होगी। ठीक है, Q, ये हमें पता है समीकरण, Q इक्वल्स टू CV डेल्टा T होता है। अभिक्रिया से प्राप्त ऊष्मा का मान समान होगा परंतु चिन्ह ऋणात्मक होगा, क्योंकि जो निकाय है द्वारा प्रदत्त ऊष्मा कैलोरीमीटर द्वारा ग्रहण की गई है, की गई ऊष्मा के तुल्य होगी। ठीक है, यहाँ पे जो Q है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दहन हो रहा है, तो जो Q है वह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू -CV गुणा डेल्टा टी होगा। ठीक है, अब देखो ताप का परिवर्तन, डेल्टा टी क्या होता है, ताप का परिवर्तन। तो पहले कितना था, 298 केल्विन, बाद में 299 केल्विन, तो बीच का अंतर कितना है, 1 केल्विन का, है ना। और CV हमें दिया हुआ है, ऊष्म धारिता कितनी है, 20.7 किलोजूल पर केल्विन, तो Q इक्वल्स टू -CV गुणा डेल्टा टी। तो -20.7 किलोजूल पर केल्विन गुणा 299 में से 298 घटाएंगे हम, तो एक आएगा, है ना। सिर्फ एक का फर्क है, 298 से 299 में सिर्फ 1 केल्विन का फर्क है। तो ये हमें उत्तर मिलेगा Q इक्वल्स टू -20.7 किलो जूल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ जो ऋणात्मक चिन्ह है वह अभिक्रिया के ऊष्माक्षेपी होने को इंगित करता है। ठीक है, जो अभिक्रिया है वह ऊष्माक्षेपी है, इसलिए जो Q है वह ऋणात्मक है। ठीक है, अब हमें 1 ग्राम ग्रेफाइट के दहन के लिए डेल्टा U बताना है। ठीक है, 1 ग्राम ग्रेफाइट की दहन के लिए जो डेल्टा U है वह कितना है, -20.7 किलोजूल पर केल्विन है। ठीक है, मतलब 1 ग्राम पता है हमें, 1 मोल के लिए बताना है, तो 1 मोल ग्रेफाइट की दहन के लिए कितना होगा, 12 गुणा -20.7 किलोजूल बटा 1 ग्राम। ठीक है, जो कि कितना आएगा, -2.48 गुणा 10 की घात 2 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो डेल्टा H और डेल्टा U में अंतर कितना आया, -2.48 गुणा 10 की घात 2 किलोजूल पर मोल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम देखेंगे अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा RH अभिक्रिया एंथैल्पी। ठीक है, जो कि आपकी पुस्तक में 5.4 में दिया हुआ है। रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिक्रियक उत्पाद में बदलते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रियक जो है वह उत्पाद में बदलते हैं। इस प्रक्रिया को इस प्रकार दर्शाते हैं कि जो अभिक्रियक है वह उत्पाद में बदलते हैं। ठीक है, अभिक्रियक गेस्ट उत्पाद। अभिक्रिया के दौरान एंथैल्पी परिवर्तन अभी अभिक्रिया एंथैल्पी कहलाता है। जो अभिक्रिया के दौरान जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे हम अभिक्रिया एंथैल्पी कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा RH चिन्ह से दर्शाया जाता है। ठीक है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन है उसे हम डेल्टा RH चिन्ह से दर्शाते हैं, है ना, इस चिन्ह को याद रखना, डेल्टा RH चिन्ह से दर्शाते हैं। तो डेल्टा RH क्या हुआ, उत्पादों की एंथैल्पियों का योग में से जब हम अभिक्रियाओं की एंथैल्पी के योग को घटाएंगे तो हमें डेल्टा RH मिलेगा। ठीक है, क्या है, डेल्टा RH क्या है, उत्पादों की एंथैल्पी का योग में से जब हम अभिक्रियकों की एंथैल्पी का योग घटाएंगे। ठीक है, जिसे हम कुछ इस गणितीय रूप में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, सिग्मा आई AiH उत्पाद माइनस सिग्मा आई BiH अभिक्रिया। ठीक है, ये देखो यहाँ जो सिग्मा है, सिग्मा चिन्ह का उपयोग जोड़ने के लिए किया जाता है ना। यहाँ भी हम क्या कर रहे थे, उत्पादों की एंथैल्पियों का योग कर रहे थे, है ना। तो जो सिग्मा है ये योग को दर्शा रहा है। यहाँ सिग्मा चिन्ह का उपयोग जोड़ने के लिए किया जाता है एवं AI तथा BI संतुलित समीकरण में क्रमश अभिक्रियाओं एवं उत्पादों के स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है। ठीक है, जो AI और BI है ये क्या है, अभिक्रियकों और उत्पादों के स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है। ठीक है, AI और BI। ठीक है, और H क्या है, एंथैल्पी है। ठीक है,
तो अब जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है, अभिक्रिया एवं उत्पादों के लिए जो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है वह क्या है, AI और BI है। उदाहरण के लिए हम इस अभिक्रिया को देखते हैं। CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2। यहाँ जो CH4 है वह गैस है, O2 गैस है, CO2 गैस है, और जो H2O है वह लिक्विड है। ठीक है, तो डेल्टा RH क्या होगी, सिग्मा आई AI H उत्पाद माइनस सिग्मा आई BI H अभिक्रियक, है ना, यही होगा। तो पहले हम इसे देखते हैं। इसके लिए हम HM CO2 जो कि क्या है, एक गैस है, ठीक है, ये जो HM है ये क्या है, ये मोलर एंथैल्पी है, ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पे जो A है उसका मान कितना होगा, 2 होगा, है ना, क्यों, क्योंकि ये इसके स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है। तो +2HM, और है ना, +2HM। ठीक है, पहले हम उत्पाद का ले रहे हैं, है ना, तो पहले हम CO2 लेंगे, HM CO2 गैस। फिर देखो ये H2O है, इसका स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कितना है, 2 है, तो +2HM H2O L माइनस, अब हम अभिक्रियक का लेंगे, तो अभिक्रियक में CH4 है हमारे पास, तो माइनस उसका गुणांक कितना है, एक ही है, तो -HMCH4 जो कि गैस है, ठीक है, और +2HMO2 जो कि गैस है, जहां जो HM है ये क्या है, मोलर एंथैल्पी है। ठीक है, इतना समझ आ गया ना अच्छे से, चलो अब अभिक्रियाओं की मानक एंथैल्पी पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की एंथैल्पी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। ठीक है, किसी भी जो रासायनिक अभिक्रियाओं की जो एंथैल्पी है वह उनकी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अतः यह आवश्यक है कि हम कुछ मानक परिस्थितियों को निर्दिष्ट करें। ठीक है, इसलिए हमें कुछ मानक परिस्थितियों को निर्दिष्ट करना चाहिए। किसी रासायनिक अभिक्रियाओं की मानक एंथैल्पी वह एंथैल्पी परिवर्तन है जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थ अपनी मानक अवस्थाओं में हो। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं की जो मानक एंथैल्पी है वह वह एंथैल्पी परिवर्तन है जब जो अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले जितने भी पदार्थ हैं वह अपनी मानक अवस्थाओं में हो। ठीक है, तो मानक एंथैल्पी वह एंथैल्पी परिवर्तन है जो जब अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले जितने भी पदार्थ हो जो अपनी मानक अवस्थाओं में हो। ठीक है, किसी पदार्थ की मानक अवस्था किसी निर्दिष्ट ताप पर उसका वह शुद्ध रूप है जो 298 केल्विन और 1 बार ताप पर पाया जाता है। ठीक है, तो किसी पदार्थ की जो मानक अवस्था है वह उसकी अवस्था किसी निर्दिष्ट ताप पर उसका वह शुद्ध रूप है ना, सबसे शुद्ध रूप है जो कि 298 केल्विन ताप और 1 बार दाब पर पाया जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, चलो तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने डेल्टा यू एवं डेल्टा एच का मापन देखा जो कि आपकी पुस्तक में 5.3 पर दिया हुआ है। उसके बाद हमने उदाहरण 5.6 पर भी चर्चा की, और अंततः अभिक्रियाओं के लिए एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा RH अभिक्रिया एंथैल्पी पर भी चर्चा की जो कि आपकी पुस्तक में 5.4 पर दी हुई है। ठीक है, बाकी अगले भाग में हम इसे अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन इसे और आगे देखेंगे। उसके बाद हम उदाहरण नंबर 5.7 और उदाहरण नंबर 5.8 पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।